लाइन के बाद करूँगा जब बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। भाइयों बहनों से और सभी बच्चों से अनुरोध है, अनुशासन को बना करके रखें। भारत माता की। हमारे सांसद कैसे हो? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, बहुत ही सरल स्वभाव आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आज हमने उनसे समय मांगा था, उन्होंने हमारे को अनुग्रहित करा है। ये ट्विटर की चौपाल है मित्रों, और इस चौपाल के माध्यम से आज हम डॉक्टर साहब के विचारों को जानेंगे। ट्विटर के माध्यम से उस पर क्वेश्चन जो आए हैं, जो प्रश्न आए हैं, वो हम डॉक्टर साहब तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर साहब उसके भी उत्तर देंगे, और यहाँ उपस्थित जनसमूह से भी हम प्रयास करेंगे कि उनके भी अगर मन में कोई, जहन में कोई सवाल है आदरणीय डॉक्टर साहब के प्रति, वो भी उनसे पूछ सकते हैं, सीधा संवाद कर सकते हैं। हमने एक अनूठा प्रयास किया है। एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए, आदरणीय डॉक्टर साहब के लिए, ताकि हम चौपाल का आगमन करें। सर, वर्षों का आपका पब्लिक सर्विस का एक करियर रहा है। पिछले 5 वर्षों में आप लोकप्रिय सांसद रहे हैं चांदनी चौक लोकसभा के। आपके हिसाब से 5 वर्षों के अंदर चांदनी चौक लोकसभा में डॉक्टर साहब ने ऐसा उनकी क्या फ्लैगशिप कार्यक्रम रहे? चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन आपने कहा कि कुछ का उल्लेख किया जाए, तो जिस काम से मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला वो था रानी झांसी रोड का फ्लाईओवर। 10 साल से भी ज़्यादा से जो है स्टकअप था, और शायद एमपी बनने के बाद 1 सप्ताह के अंदर मैंने इस पर वर्किंग शुरू की। पूरे 4 साल तक पहले हर 15 दिन में मीटिंग और हर 1 महीने 2 महीने में राउंड, और जितनी इसमें दिक्कतें थी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिक्कतें थी। बहुत सारे फ्लाईओवर बनने में मकान आते थे, बहुत सारी दुकानें आती थी, बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस आते थे, बहुत सारा पब्लिक का कॉपरेशन की ज़रूरत थी, पैसे की भी बहुत बड़ी किल्लत थी कॉरपोरेशन के पास। लेकिन इसको हम लोगों ने एवरी 15 डेज़, एवरी फोर्टनाइट फॉलो किया, और जब पैसे की दिक्कत आई तो 85 करोड़ रुपया इसके लिए वेंकैया नायडू हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, उनसे सेंक्शन करा कर ला कर दिया। और लगातार मेरे साथ साथ मैंने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी कहा कि आप भी इसको साथ साथ फॉलो करिए, और मुझे खुशी है कि इसको मैंने, और साथ में हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जो बाद में हरदीप पुरी जी थे, उन्होंने इसी 5 साल के अंदर लगभग, अब तो इसको डेडिकेट किए हुए भी काफ़ी महीने हो गए, 2018 में इसको जनता को डेडिकेट किया। और आज जब मैं देखता हूँ कि लाखों लोग इस रानी झांसी फ्लाईओवर पर एक कोने से दूसरे कोने कुछ मिनटों में ट्रैवल करके पहुँच जाते हैं, दिल्ली का एक एंड से दूसरे एंड में प्रवेश कर लेते हैं। वो रास्ता जो छोटा सा, इस पे हमेशा ट्रैफिक जाम रहता था, 2-2 घंटा 3-3 घंटा लोगों को कभी कभी 1-1 2-2 घंटा लग जाता था, तो इसने एक प्रकार से मुझे मेजर सेटिस्फेक्शन दिया। इसी के साथ में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर रोड अंडर ब्रिज है किशनगंज का, ये भी लगभग इसी तरह का इशू था, जो कि इसी प्रकार से बहुत समय से लंबित था।
ये दोनों इश्यूज़ को लेकर हम अपनी लगभग कंस्टिट्यूंसी का जो हार्ट है, जो कि कंस्टिट्यूंसी को चारों तरफ से कनेक्ट करता है, और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में ट्रेडर्स हैं, ट्रेडिंग कम्युनिटी तो आती है, लेकिन जो लोग शॉपिंग करने आते हैं, दूसरे काम के लिए आते हैं, उन सबको बहुत कठिनाइयाँ होती थी। ये सारा कुछ इसी 5 साल में करके पूरा हुआ, इसके कारण बहुत खुशी हुई। इसके अलावा लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करने की दृष्टि से लगभग पहली बार मैंने दिल्ली के अंदर जो ओपन जिम का कंसेप्ट है उसको शुरू किया, और मेरा ये मानना था कि आम आदमी उसके लिए जो प्राइवेट जिम है उसको अफोर्ड करना अपने बच्चों के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि जो ईमानदारी से जीवन यापन करते हैं, सर्विस क्लास है, वो अगर अपने 2-3 बच्चों को भी जिम में भेजें तो 10-15 हज़ार रुपये उसके अंदर फीस लगती है। तो खुली हवा में ऐसे मैंने 200 से ज़्यादा जिम जो है इसको एक मिशन मोड में इस काम को किया। जिम लगाए अभी सुबह से लेकर और रात तक 12 बजे तक मैं देखता हूँ जिम के ऊपर हमारी बहनें, हमारे बच्चे, बुज़ुर्ग, स्कूल के बच्चे वापस लौटते हैं स्कूल से, मैं देखता हूँ बस्ता अपना रखते हैं, थोड़ी देर जिम करके फिर एमसीडी के स्कूल के बच्चे जो है वहाँ से वापस जाते हैं। इसी तरह से लगभग 800-900 छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे जो जिम नहीं कर सकते उनके लिए हम लोगों ने प्ले अप्रेंटिसेस लगाए। पार्कों के अंदर लोगों के लिए बहुत बड़ी संख्या के अंदर बेंचेस लगाए। मेरा ये मानना है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है इसको दूर करने के लिए इंग्लैंड ने जो अपनी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को दूर किया तो उन्होंने बहुत सारे अपने जितने डार्क स्पॉट्स थे उनको रिमूव किया। इसलिए मैंने मेरी कंस्टिट्यूंसी में जिस किसी ने भी कहा कि कोई उसको हाई मास्ट लाइट की ज़रूरत है, वो RWA ने कहा, कार्यकर्ता ने कहा, किसी ने भी मुझे डिमांड किया, और मैंने देखा कि वहाँ पर अगर वास्तव में डार्क स्पॉट है तो हमने तुरंत जो है हाई मास्ट लाइट्स लगवाई। तो ऐसे बहुत बड़ी संख्या के अंदर हाई मास्ट लाइट्स अपनी कंस्टिट्यूंसी में लगाई। इसके साथ साथ जो कंस्टिट्यूंसी में बहुत सारे नए अपने स्कूल, पुराने स्कूलों की नई बिल्डिंग्स, इसके अलावा कम्युनिटी सेंटर्स, लाइब्रेरीज़, स्विमिंग पूल्स, अपने जो बुज़ुर्ग लोगों के लिए रिक्रिएशन सेंटर्स, इस प्रकार की कई चीज़ों को, और साथ में जो चीज़ें हमारे ध्यान में आई, बहुत सारे पार्कों के डेवलपमेंट के अलावा इसके साथ साथ मेजर जो प्रोजेक्ट्स हैं, करीब दिल्ली के लिए 46,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हमने नितिन गडकरी जी की जोरदार तालियां दिल्ली के लिए 46,000 करोड़ के प्रोजेक्ट है हमने सैंक्शन कराए, जिसमें कि जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो ईस्ट का एक कोना आनंद विहार और इधर जो है टीकरी बॉर्डर तक, इतना बड़ा ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर आने वाले समय में अगले 2-3 साल में आप देखेंगे कि ये चीज़ जो है, ये हमारा जो ड्रीम था, इसका जो यानी काम जो सैंक्शन होना, बाकी सारी चीज़ें होना, ये सब प्लान वगैरह में अच्छी तरह आ गया। अभी आगे अगले आने वाले 2-3 साल में मेरे क्षेत्र की एक बड़ी प्रॉब्लम थी चांदनी चौक और इसके आसपास बहुत सारे इलाकों में कि पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी। पार्किंग के कारण लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। तो लगभग मैं समझता हूँ कि अगर मैं गिनती करके बताऊँ तो शायद 1 दर्जन से भी ज़्यादा पार्किंग साइट्स जो है उनको हमने अप्रूव करके उनके ऊपर या तो काम शुरू करा दिया है, और ख़ासकर जो चांदनी चौक का इलाका है वहाँ तो 2400 जो कार्स की पार्किंग जो है उस पर काम शुरू हो गया है, और भी कई पार्किंग्स पे काम शुरू हो गया है। लगभग 8,000 कारों की पार्किंग जो है मेरे इस कंस्टिट्यूंसी के अंदर मैंने इसी 4-5 सालों के अंदर उसको सैंक्शन करा के, अप्रूवल करा के, उसके ऊपर काम किसी न किसी की फेजेस के अंदर शुरू किया है। तो ये लगभग जो चीज़ें हमारे संज्ञान में आई, ये मोटी मोटी बातें हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कोई DDA से संबंधित थे इश्यूज़, कोई MCD से संबंधित थे, कोई दूसरे डिपार्टमेंट से संबंधित थे। बहुत सारे लोगों ने कई गांवों के अंदर जो है कोई चौपाल वगैरह नहीं बननी थी, कोई इस तरह की चीज़ें थी। तो जहाँ जहाँ चीज़ें हमारे ध्यान में दिलाई गई हैं या हमें प्रोएक्टिवली देखने को मौका मिला, उनको सबको हमने जो है प्रॉब्लम्स को अटेंड किया है। मेरी और सबसे बड़ी बात है कि इस 5 साल में मुझे जनता का बहुत कोऑपरेशन मिला, और उसके कारण मेरे मन में है कि और ज़्यादा जो है बेहतर ढंग से हम अगले 5 साल के अंदर भी लोगों के लिए और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को जो है डेवलप करने की कोशिश करें। तो इसके लिए मैं इस ट्विटर चौपाल के माध्यम से भी अपने क्षेत्र के लोगों से आने वाले 5 साल के अंदर हम लोगों को और क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स जिन पर हम काम कर सकते हैं
उसके बारे में भी हम चाहेंगे कि लोग हमें सुझाव देंगे, तो हम उनको जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। सर, दिल्ली की बात करें तो देश भर में आयुष्मान भारत योजना जो भारत सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लागू करी, दिल्ली की जनता उससे हम कहें कि उसको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। आज गरीब जनता जो है वो हमारे बीच में आदरणीय सुरेश प्रभु जी केंद्रीय मंत्री पहुंच, एक बार जोरदार तालियां सुरेश प्रभु जी के लिए। हम लोग को मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे इस प्रोग्राम में मेरे सीनियर कुलीग श्री सुरेश प्रभु जी जो है वो भी उन्होंने आके शिरकत की है। तो आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम। बड़े बिजी शेड्यूल में से उन्होंने भी समय निकाला। उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि शाम को आप कहाँ रहेंगे। मैंने कहा मेरा ट्विटर चौपाल है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं भी आता हूँ। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम। थैंक यू। जोरदार तालियां और स्वागत करेंगे सुरेश प्रभु जी का इस गाँव में। मैं ये बात कर रहा था आयुष्मान भारत की। कहीं ना कहीं देश भर में जितने लोग हैं आयुष्मान भारत के माध्यम से उनको स्वास्थ्य बीमा की योजना के तहत उनको लाभ मिल रहा है, लेकिन दिल्ली की जनता को नहीं मिल पा रहा सर। देखिए, ये दिल्ली की जनता का दुर्भाग्य है। कारण ये कि ये जो आयुष्मान भारत योजना है, मैं स्वयं हेल्थ मिनिस्टर भी रहा हूँ, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर भी रहा हूँ, डॉक्टर भी हूँ। मैं समझता हूँ कि ये खाली भारत की नहीं अपितु पूरे संसार की शायद सबसे एम्बिशियस और सबसे जो महत्वाकांक्षी ऐसी योजना है जो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को लाभ पहुंचाने का पोटेंशियल रखती है। 50 करोड़ लोग, आप सोचिए भारत की आबादी है 132 करोड़, उसमें से 50 करोड़ लोग, 10 करोड़ परिवार को अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाए, ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें लाखों के अंदर खर्चा होता है, कोई हार्ट का ऑपरेशन कराना पड़ जाए, किसी को कोई वॉल्व बदलना पड़ जाए, किसी को कोई एंजियोप्लास्टी करनी पड़ जाए, घुटना बदलना पड़ जाए, बुजुर्ग माँ है उसका घुटना बदलवाना पड़ जाए, किसी की किडनी ट्रांसप्लांट हो, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं। कैंसर का इलाज है वो, उसमें कीमोथेरेपी में ही इतने लाखों रुपए खर्च होते हैं। प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी योजना ये बनाई है, देश में जो है 15,000 से ज़्यादा अस्पतालों को उसके अंदर रजिस्टर कर दिया, गरीब आदमियों को एक तरह से टोकन पकड़ा दिया, और गरीब आदमी कोई भी बड़ी बीमारी होने पे सीधा अस्पताल में जा सकता है और उसका वहाँ 5 लाख रुपए तक का इलाज हो जाता है। मैं इसके बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विशेष रूप से कहा कि डॉक्टर हर्षवर्धन, आप डॉक्टर हो और हेल्थ के अंदर भी आपने काम किया है इतने साल, WHO में भी काम किया है, आप इन मरीजों से ज़रा जाकर मिलो जिनको आयुष्मान भारत योजना से लाभ मिला है, और मुझे उसके बाद आप सुझाव दो कि इस योजना में और क्या क्या हम बेहतरी कर सकते हैं ताकि लोगों को लाभ पाने में किसी प्रकार की कोई व्यवहारिक कठिनाई ना हो। तो दिल्ली में तो योजना चूँकि लागू नहीं है, अनफॉर्चुनेटली दिल्ली के अंदर एक ऐसी बदमिजाजी वाली सरकार है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है लोगों को, और क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया देश के लिए एक योजना, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को वैसे ही जो है तकलीफ होती है। कुछ भी अच्छा काम नरेंद्र मोदी जी देश के लिए करें, वो सारा समय तो आप जानते हैं कि उनको अपना उल्टा फुल्टा कुछ बोलते रहने में ही सारा उन्होंने 4.5 साल खराब किया है। तो मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पे राम मनोहर लोहिया अस्पताल और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से उन मरीजों की लिस्ट ली जो बाहर से आके, बाहर के मरीज उन्होंने यहाँ इलाज कराया था, ठीक होके वापस चले गए थे। एक बार जोरदार ताली योजना के लिए। मुझे लगता है आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, आश्चर्य क्या मतलब, आपको खुशी होगी कि ऐसे लोगों से जब हम लोग जा के मिले, तो मिलने पर मेरे ट्विटर के ऊपर मैंने वो वीडियोस भी पोस्ट किए हैं। ऐसी ऐसी बहनें मिली, वो आंखों से आंसू बहाते कहती नरेंद्र मोदी मेरे लिए भगवान है। ऐसे ऐसे मुस्लिम परिवार, हस्बैंड वाइफ फूट फूट कर रो रहे हैं, उसका हार्ट की सर्जरी हुई है और उसकी पत्नी बोल रही है मुस्लिम वाइफ की, मेरे जो शौहर है इनकी प्राण तो केवल जो है मोदी जी के लिए के कारण बच गए, मेरे लिए तो मोदी जो है उनसे बड़ा कोई मसीहा हिंदुस्तान में नहीं है। और सच बात यह है कि गरीबों के अंदर आज ये यूनिवर्सल भावना है
ये इस चुनाव में मैं 1 महीने के अंदर भी जगह जगह जाकर जब गरीब लोगों से बातचीत करता हूँ तो मुझे ध्यान में आता है कि गरीबों को लगता है कि हिंदुस्तान में शायद उनका मसीहा सही मायने में पहली बार कोई नरेंद्र मोदी के रूप में आया है, जो दिन रात उनके लिए गरीब कल्याणकारी योजनाएं बनाता है, हर तरह की उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकालता है, और उसके बाद वो जो है उन गरीब कल्याणकारी योजनाएं ठीक से सरकार में इम्प्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं हो रही, उनको वो मॉनिटर करते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज कोई भी जो गरीबों के कल्याण के लिए योजना सरकार ने बनाई है उसके करोड़ों की तादाद में लाभार्थी हैं। अभी आप जिस इसकी बात कर रहे हैं आयुष्मान की, ये तो अभी कुछ ही महीने पहले लागू हुई है, लेकिन इसके भी आज 20-25 लाख से ज़्यादा भारत के अंदर लाभार्थी हो गए। ऐसे ऐसे ऑपरेशन, ऐसे ऐसे इलाज लोगों के हो गए हैं केवल इस योजना के कारण। सर एक बड़ा मजाकिया सा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि वो वास्तविकता को भी बताता है। तो एक ज्योति सिंह है, उन्होंने आपसे पूछा हाउ डू यू फील व्हेन ओपोनेंट्स कंसिडर यू एज अ शॉट विनिंग कैंडिडेट। अब देखिए, इसमें कहा गया कि आप इस चुनाव को जीत रहे हैं, तो आपके विपक्ष में जो खड़े हैं लोग, आपको कैसा लगता है कि उनको वो कौन से नंबर पे आएंगे या आप कैसे तय कर पाएंगे? ये देखिए, ये तो एक दिन मैंने कैंपेन करते हुए मुझे किसी ने कहा कि एक जो इंटरव्यू है दिल्ली के मुख्यमंत्री का वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो मैंने भी कहा उसका लिंक मुझे भेजिए। तो मैंने उसका लिंक देखा, तो उसमें वो इंटरव्यू में उन्होंने शायद अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जो भी अभी दूसरे हमारे कैंडिडेट्स हैं उनकी पार्टी के अलावा, उनके संदर्भ में उन्होंने कहा कि डॉक्टर हर्षवर्धन को कौन हरा पाएगा, कैसे हराएंगे वो। तो एनीवे, बट ये तो अब उनका ओपिनियन है, लेकिन ये उनके ओपिनियन से पहले दिल्ली की जनता का ओपिनियन है, मेरी कंस्टिट्यूंसी के लोगों का ओपिनियन है। और मैं, लेकिन इसमें कोई ये कोई उसकी बात नहीं है, कोई इसमें कोई बाकी ये सवाल मुझसे बार बार पूछा जा रहा है कि आपका किससे मुकाबला है। मैं 1.5 महीने से धूप के अंदर जो है सारे दिल्ली भर के अंदर जो है, मतलब अपनी पूरी कंस्टिट्यूंसी के हर हिस्से में हर तरह के समाज के व्यक्ति से मिल चुका हूँ, सबकी भावना समझ चुका हूँ, सबके एक्सप्रेशंस को एनालाइज कर चुका हूँ। मुझे तो कहीं पर मुकाबला नाम की चीज़ कोई दिखाई नहीं दी। जोरदार तालियां। लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि जो दूसरा और तीसरा नंबर की लड़ाई है वो ज़रूर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में वो शायद जमकर वो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के लिए एक ऐसी सरकार है जिसको 67 सीटें मिली थी और दूसरी पार्टी ऐसी है जिसको एक भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन ये भी देखिए कैसी इंटरेस्टिंग और अच्छी कहानी है कि 67 सीटों वाली पार्टी का मुख्यमंत्री, वो जिसको एक भी सीट नहीं मिली उसके साथ 2 महीने उसके सामने नाक रगड़ता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि हमारे साथ आप एग्रीमेंट कर लो, हमारे साथ अलायंस कर लो। तो ये भी बड़ी अजीब सी बात आपको सुनने में अजीब सी नहीं लगती है कि इसकी क्या ज़रूरत है? लेकिन क्योंकि हमको मोदी जी को हराना है। तो मैंने 25 दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया था, सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट दिया था रिकॉर्ड पे कि हमको दिल्ली में सबसे पहले मुझको सबसे ज़्यादा आनंद होगा अगर ये दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जो इनको दोनों को मिलकर चुनाव लड़ने के बाद जो आनंद आएगा हराने में, वो मेरे ख्याल से अकेले अभी नहीं आएगा। सर, पेशे से आप एक डॉक्टर हैं और एक छोटी बीमारी के अलावा जो है दिल्ली की बीमारी की भी नब्ज़ को आप भली बात ही जानते हैं। आपके हिसाब से दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसको हमको सरकार के माध्यम से, आपके माध्यम से, हम कहें कि मोदी जी के माध्यम से, उनके निवेदन से हम उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं? देखिए, किसी एक समस्या को ये कहें कि यही सबसे बड़ी है, ये तो ठीक नहीं रहेगा। अगर कोई गांव में ये मकान किसी का है, उसको अगर पानी ठीक से नहीं मिल रहा तो उसके लिए पानी सबसे बड़ी समस्या है। किसी के घर के बाहर जो है अंधेरा है और वहाँ बिजली का खंभा नहीं, उसके लिए उसकी सबसे बड़ी समस्या वो है बिजली है, बिजली की लाइट ना होना है। किसी के इलाके में कोई पार्क डेवलप नहीं है, उसके बच्चे के लिए खेलने की जगह नहीं, तो वो कहता है मेरे लिए ये सबसे बड़ी समस्या है। कोई ऑफिस जाता है, उसको रास्ते में ट्रैफिक जाम होता है, तो अगर उसके लिए वहाँ कोई फ्लाईओवर की ज़रूरत है या कोई, उसके लिए वो सारी चीज़ों की ज़रूरत है। दिल्ली में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं
और मैं समझता हूँ कि इन सब प्रॉब्लम्स को समझदारी से बहुत डिटेल में गहराई से हैंडल करने की ज़रूरत है और बिना किसी राजनीति के सभी राजनीतिक दलों को हैंडल करने की ज़रूरत है। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की सरकार है एक पार्टी की, हमारी भारत सरकार है, लेकिन भारत सरकार में हमने दिल्ली के विकास के लिए कुछ भी करने के पहले ये नहीं सोचा कि दिल्ली में दूसरी पार्टी की सरकार है। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हमने सैंक्शन कराए, कितनी मेट्रो की नई लाइनें उनको इस बीच के अंदर हम लोगों ने 5 साल के अंदर शुरू कराया, कितने सारे पार्किंग के दूसरे इश्यूज जो चीज़ें हम लोगों के हाथ में हैं और जितने प्रकार का सपोर्ट दे सकते हैं सपोर्ट देते हैं दिल्ली सरकार को। लेकिन इसके मुकाबले दिल्ली सरकार जो MCD है, दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, इसको बीजेपी समझती है, इसको वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं समझती, इसके साथ व्यवहार करती है जो बीजेपी के साथ करती है। यानी वहाँ पर आपने पिछले दिनों देखा कि कितने दिन तक दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल रही और उनकी तनख्वाह देने के लिए भी जो दिल्ली सरकार को पैसा कॉरपोरेशन को देना था उसको नहीं दिया। भारत सरकार कई बार डायरेक्टली कॉरपोरेशन को पैसा नहीं दे सकती। इसलिए जो सबसे बड़ी जो दिल्ली के लिए ज़रूरत है कि दिल्ली में सभी पार्टियों को, सभी दलों को, सभी नेताओं को चुनाव के समय ठीक है 15 दिन राजनीति होती है, एक दूसरे के बारे में बताते हैं, अपनी बात कहते हैं, उसमें भी अपनी बात ज़्यादा कहनी चाहिए पॉजिटिव तरीके से। लेकिन एक बार सरकार में आने के बाद किसी भी पार्टी के अंदर हो तो फिर सबको मिलजुल कर जो यहाँ की जो लोगों की तकलीफ़ है उसके समाधान के लिए डायग्नोसिस करना चाहिए, उसके सोल्यूशन पर काम करना चाहिए और उसका जब सोल्यूशन निकाला जाए तो उसके अंदर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अब मेरे को इसमें बड़ा कटु अनुभव है। मैंने 15 दिन के अंदर ये शाहजहानाबाद डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है चांदनी चौक का, इस पर काम करना शुरू कर दिया था। 6 महीने तक उस पर काम होता रहा और वहाँ पर हम ट्राम चलाना चाहते थे, बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी। लेकिन बार बार बात करने के बाद भी, व्यक्तिगत तौर पर बात करने के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उसके अंदर कॉपरेशन नहीं किया। इसी तरह से कई और चीज़ें थी। हमारी केंद्र सरकार की मदद से हम जो बिजली के तार थे उनको अंदर करना चाहते थे। कई बार हमने मीटिंगें की पीयूष गोयल जी के दफ्तर में। एक कुछ समय तक दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी आते थे, उसके बाद उन्होंने दिल्ली के ऑफिसर्स को ही उस मीटिंग में भेजना बंद कर दिया। यानी एक प्रकार का नेगेटिव एटीट्यूड, नॉन कॉपरेशन का एटीट्यूड, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और दिल्ली की जो सरकार है ये अभी बेसिकली शायद 4.5 साल गंवा चुकी है। कोई इसने दिल्ली के अंदर काम नहीं किया, इसलिए एक इसने नया शगुफा हाथ में लिया। सारे दिल्ली में आप लोग बड़ा देखते होंगे, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, इसलिए झाड़ू को आप वोट दीजिए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप सबसे पूछना चाहता हूँ, चौपाल पे बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आपको याद है ना कि इन्होंने एक बार इंडिया गेट पे धरना लगाया था और इंडिया गेट पे धरना लगा के लेट गए थे और वहाँ इन्होंने एक बार तो कहा कि पुलिस को, लोगों को कहा कि रिवोल्ट कर दो, एक कहा कि हम रिपब्लिक डे की परेड रोक देंगे। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल वही मुख्यमंत्री हैं जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। अपने चीफ सेक्रेटरी को इन्होंने अपने सामने, अपनी आंखों के सामने रात को 12 बजे घर में बुलाकर अपने ही MLA से पिटवाया। ये भारत क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा कि एक इतना सीनियर ऑफिसर, उसको कोई इलेक्टेड आदमी जो है इस तरीके से चीफ मिनिस्टर की प्रेजेंस में पीट दे। और फिर साथ में उन्होंने ये कहा कि मैं अपने आप को अराजक हूँ, एनार्किस्ट हूँ, ये कहने में मुझे गर्व महसूस होता है। क्या आप में से कोई भी आदमी ये वकालत करेगा कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड रखने वाले मुख्यमंत्री को, जो सुबह से शाम तक जो है देश के प्रधानमंत्री को जो है उल्टा सीधा बोलता रहता हो, क्या ऐसे मुख्यमंत्री को कोई भी, क्या पुलिस की या कोई ऐसी पावर दे सकता है? वो तो कल बोलेगा कि मैं राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति भवन से बाहर नहीं निकलने दूंगा, मैं जो है प्रधानमंत्री जी को बाहर नहीं निकलने दूंगा जब तक मुझे इतना 1000 करोड़ रुपया नहीं मिलेगा या मेरे लिए। तो अभी ये जो बार ये शगुफा छोड़ा जा रहा है कि हम स्कूल बनाएंगे, हम कॉलेज बनाएंगे अगर हमें मुख्यमंत्री इसका दर्जा मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ भाइयों और बहनों, हमारे बुजुर्ग लोग जो यहाँ बैठे हैं, कि दिल्ली के अंदर इन्होंने कहा 500 स्कूल बनाएंगे, 20 कॉलेज बनाएंगे।
अब इन स्कूलों को, कॉलेजों को बनाने के लिए किसी पूर्ण राजकीय दर्जे की जरूरत नहीं। आप आरटीआई में इंफॉर्मेशन ले लीजिए। मैं दिल्ली में 3 साल एजुकेशन मिनिस्टर भी रहा हूँ, 96 से 98 तक। जितने स्कूल और जितने कमरे उस 3 साल में बने हैं, उसके उतने कमरे और स्कूल मेरे ख्याल से पूरे 22 साल में नहीं बने होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और हमारी सरकार ने, मदन लाल खुराना जी की सरकार ने, हम लोगों ने दिल्ली के अंदर जो है ये इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय हम लोगों ने बनाया, जिसके अंदर कितने सारे कॉलेज आ गए। हमने कितने सारे कॉलेज उस समय नए खोले। इसके लिए कोई पूर्ण राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं थी। शीला दीक्षित जी की 15 साल सरकार रही, हेल्थ में, इसमें उसमें हम लोगों ने भी इतने सारे अस्पताल खोले, आगे भी। ये सारी चीज़ें जो है, इनके लिए किसी चीज़ के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं है। और अगर पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात है तो भारत के इतिहास में केवल एक ही पार्टी है जिसने पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को देने के लिए बिल बनाया। वो पार्टी थी भाजपा। लाल कृष्ण आडवाणी जी, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो है होम मिनिस्टर, जिन्होंने अटल जी की सरकार में अगस्त 2003 में, हमारे वरिष्ठ साथी सुरेश प्रभु जी तो हमारे सीनियर मिनिस्टर हैं, उस सरकार में बहुत ही डायनेमिक मिनिस्टर थे, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी। ये 2003 में पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वहाँ पर जो है आडवाणी जी लेके आए, तब बहुत सारे लोगों ने उस पर आपत्ति की, तो उन्होंने उसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजा। प्रणब मुखर्जी उसके चेयरमैन थे। जब तक रिपोर्ट इत्यादि आती 2004 का इलेक्शन आ गया, और उसके बाद जो भी सरकार रही, अब 2014 में हमारी सरकार बनी, 2015 में ये बदमिजाजी वाली सरकार बन गई। क्या इस बदमिजाजी वाली सरकार को कोई जिम्मेदारी वाला ऐसा काम दे सकता है? दिल्ली में लाल किला है, दिल्ली में प्रधानमंत्री का कार्यालय है, राष्ट्रपति भवन है, इतनी सारी एम्बेसीज हैं, इतने सारे डिप्लोमेट्स रहते हैं, इतनी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के भवन हैं, और यहाँ पर सारी चीज़ों में कंट्रोल करने के लिए एक कम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। उसके लिए बहुत सारी डिस्कशंस की ज़रूरत है आपस में। क्या ऐसी सरकार जो केवल नेगेटिव सोचती हो, जो दिन रात अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करती हो, क्या उसके साथ कोई देना तो बहुत दूर की बात है, उसके साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं। लेकिन सारे दिल्ली में उन्होंने बड़े बड़े लगा रखा है, पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, हमें झाड़ू को वोट दीजिए। एकदम लोगों को जो है मिसगाइड कर रहे हैं। एक भी वादा, 70 वादे किए थे और 67 सीटें दिल्ली के लोगों ने दी। 4.5 साल के बाद अभी मैं 1 महीने से कैंपेन में जा रहा हूँ, सभी सेवा बस्तियों में गया हूँ, गाँवों में भी गया हूँ। मुझे ज़्यादातर जगह पे 2 प्रॉब्लम लोग बताते हैं, या तो बताते हैं पानी की, या सीवर की लाइनों की चोकिंग की, या सीवर की लाइनों की सफाई ना होने की। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास एक ही डिपार्टमेंट है जिसका नाम है दिल्ली जल बोर्ड, और उसी के ये 2 जिम्मेदारियां हैं। और कोई ऐसी सेवा बस्ती नहीं है जहाँ की लोगों की पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो, जहाँ लोगों की जो है सीवर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो 4.5 साल में। सर, एक कंसर्न है, इंद्रजीत गुप्ता हैं चावड़ी बाजार से, वो कहते सर नई सड़क के आसपास बहुत रश होता है, आपका कोई प्लान है? नहीं, मैंने बताया ना, देखिए अब ये जो चावड़ी बाजार का हिस्सा है, यहाँ पे हम लोगों ने एक तो मेट्रो वगैरह ऑलरेडी चलती है, मेट्रो चलाई है। जहाँ मस्जिद के लिए भी है, किसी बीच में एक मेट्रो लाइन नई शुरू हुई इसी 5 साल के अंदर। और यहाँ जो बेसिकली प्रॉब्लम है वो पार्किंग के कारण है ज़्यादा। तो मैंने बताया कि ऑलरेडी हम उसका इनॉग्रेशन कर चुके हैं, काम शुरू हो गया है। 2400 जो व्हीकल्स की एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट मोस्ट मॉडर्न पार्किंग जो है वो फव्वारे के सामने, जो पवित्र गुरु अपना शीशगंज गुरुद्वारा है, गुरु तेग बहादुर साहब का जहाँ महान बलिदान हुआ, उसके बिल्कुल साथ में फाउंटेन के पास वो उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। तो ये मैं समझता हूँ जब इस इलाके की पार्किंग और फिर पार्किंग की व्यवस्था जब सेटल हो जाएगी तो फिर कुछ थोड़ा ट्रैफिक वगैरह के नियमों वगैरह में जो वहाँ के लोगों के साथ जो है कोऑर्डिनेशन करके थोड़े बहुत परिवर्तन करने पड़ेंगे, तो फिर वहाँ जो लोगों को दिक्कत होती है पुरानी दिल्ली के लोगों को, वो निश्चित रूप से सॉल्व होगी। सर, मनोरंजना जी कुछ हमारी बहनों और माताओं के साथ में कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हैं। मैं चांदनी चौक की महिलाओं के बिहाफ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ सर। सारी महिलाएं ये पूछ रही हैं कि 5 इलेक्शन आपने लड़े पूर्वी दिल्ली से, एक इलेक्शन आपने पिछली बार जीता चांदनी चौक से, और भारी बहुमत से आपने जीता 1.5 लाख से।
लेकिन कुछ लोगों के मन में लगता है कि पूर्वी दिल्ली अभी भी आपके मन में है। देखिए, बात यह है कि ये सवाल पता नहीं क्यों आप लोग बार बार खड़ा करते हैं। चांदनी चौक में मेरा जन्म हुआ है, यहाँ तुर्कमान गेट के पास फाटक तेलियान के अंदर काली मस्जिद में रामलीला मैदान में मैंने ज़िंदगी के 15 साल बिताए, तो उस नाते वो मेरी जन्मभूमि है। और 15 साल के बाद मैं पूर्वी दिल्ली में गया। पूर्वी दिल्ली के साथ मेरा जो हिस्ट्री जुड़ी है, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूर्वी दिल्ली में 1969 में स्वयंसेवक बना मैंने, यानी कि जो मेरे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बनना। वो मैंने पूर्वी दिल्ली में मैं बना। 50 साल मेरे उसके पूरे हो गए। मेरी राजनीति जो है पूर्वी दिल्ली से शुरू हुई 25 साल पहले 1993 में। वहाँ मैंने 5 चुनाव लड़े। और इसके अलावा जो है सभी कुछ मेरा मेरी जो प्रैक्टिस है एज एन ENT सर्जन, 35 साल मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस की। तो वो एक तरह से 50 साल का वो एसोसिएशन है। लेकिन पिछली बार मुझे नरेंद्र मोदी जी ने और सभी सीनियर लीडर्स ने कहा कि भले ही आपने 5 चुनाव पूर्वी दिल्ली से लड़े हैं, लेकिन आप इस बार चांदनी चौक में जाके चुनाव लड़ो। ये आपकी जन्मभूमि भी है। और यहाँ पर उनको जो भी कैंडिडेट और चुनाव लड़ रहे थे तो उनको शायद लगता था कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए मैं ही सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हो सकता हूँ। तो मैं यहाँ के चुनाव लड़ा। और अभी जब ये दूसरी बार चुनाव लड़ने का वक्त आया तो ये सवाल ज़रूर खड़ा हुआ, क्योंकि बहुत सारे पूर्वी दिल्ली के लोगों ने इच्छा व्यक्त की कि मुझे वापस पूर्वी दिल्ली में जाके चुनाव लड़ना चाहिए, मेरा जीवन का अधिकांश समय वहाँ बीता। तो मैंने, लेकिन ये पार्टी ने ये प्रश्न मेरे ऊपर छोड़ा था। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये चांदनी चौक के लोग जो है 5 साल में जितनी मोहब्बत मुझे 50 साल में वहाँ मिली, उससे ज़्यादा 5 साल में यहाँ के लोगों ने। जोरदार तालियां। तो मुझे लगा कि ये जो मोहब्बत मुझे 5 साल में यहाँ मिली है, 5 साल यहाँ काम करने का मौका मिला और अभी इस काम को और आगे भी बढ़ाना है, तो मैंने स्वयं ये निर्णय किया कि ये मैं अपने यहाँ के चांदनी चौक के लोगों के साथ उनको बिट्रे नहीं कर सकता। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं यहीं से चुनाव लड़ूंगा। आशा करता हूँ आपको आपका जवाब मिल गया होगा। फिर एक बार डॉक्टर साहब, अब की बार 2 लाख पर। आदरणीय सुरेश प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, अभी ये स्वाभाविक है कि लोग सब पूछ रहे हैं कि दिल्ली के बारे में आपने क्या किया, तो मैं शायद वो बताते जाएंगे तो शायद और 4-5 दिन चले जाएंगे उन्होंने दिल्ली के लिए क्या किया है। क्योंकि मैं भी जब रेल मंत्री था तो मैंने देखा है कि मेरे साथी हमेशा दिल्ली के सभी समस्याओं को लेते, रेल के बारे में लोगों की जो चिंताएं थी उसको दूर करने के लिए काम करते थे। लेकिन एक बात को भी याद रखना है कि हम अगली बार मोदी सरकार मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो इनमें इस तरह के मंत्री भी होने चाहिए। जो मंत्री पिछले 5 साल में मैंने काफ़ी करीब से देखा है, हमारी जो आम आदमी की चिंता है, पानी की चिंता है, बिजली की चिंता है, अच्छी तरह से सड़कें कैसे बने चिंता है, दिल्ली की हवा किस तरह से अच्छी बने चिंता है, ये सभी के ऊपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट मिनिस्टर के नाते इन्होंने जो काम किया है, तो मुझे लगता है इसके लिए आप सबको भी इसका बहुत अभिमान होना चाहिए कि ऐसे अच्छे मंत्री एक सांसद के नाते आपने चुन के दिए। आगे आने वाले सरकार में भी मोदी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश चलाने के लिए ऐसे आदमी यदि रहेंगे तो मुझे लगता है देश के साथ साथ दिल्ली के लोगों की भी समस्या ठीक हो जाएगी। दिल्ली के अंदर प्रदूषण की एक विकट समस्या है। लगातार विपक्ष से आरोप लगाता रहा सर कि मोदी सरकार ने उसको समर्थन नहीं दिया, कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं किया। और दिल्ली, हालांकि इसकी सच्चाई तो बिल्कुल परे थी। आपने पब्लिक डोमेन में आकर बहुत सारी बातें कही जो बेसिकली दिल्ली के प्रदूषण कम करने का काम किया, तो उस पर एक बार आप देखिए, दिल्ली का खाली प्रदूषण नहीं, मैंने एनवायरनमेंट मिनिस्टर के रूप में देश के 102 सिटीज़ के लिए बहुत ही एम्बिशियस नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बनाया, जो आज इंटरनेशनली भी जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं बहुत क्लोजली। और जितने भी देश में ऐसे शहर थे जहां PM10 जिसको कहते हैं ना पार्टिकुलेट मैटर, जिसके कारण पोल्यूशन होता है, PM10 का लेवल पिछले 5 साल में लगातार जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा था। ऐसे 102 शहरों के लिए हमने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP बोलते हैं उसको, वो लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत करीब अगले 2 साल के लिए 300 करोड़ रुपए ऑलरेडी सैंक्शन हो गया है। और शहर स्पेसिफिक डिटेल्ड योजनाएं सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर बन रही हैं।
और इसके अलावा दिल्ली के अंदर भी वायु नाम के उपकरण हमने अपने साइंस मिनिस्ट्री में CSIR की अपनी जो पूना की लैब है, नागपुर की लैब है नीरी, वहाँ डेवलप करा के दिल्ली में लगभग करीब 55-56 जो है वो हमने लगवाए हैं। हमारी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम्स प्रोएक्टिवली दिल्ली के अंदर, जबकि ये काम दिल्ली सरकार का है, वो 50 टीमें जब ये नवंबर के आसपास ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ती है तो वो जाती हैं दिल्ली भर में और वो जगहों पे जहाँ पॉल्यूशन के कारण होते हैं उनको डिटेक्ट करके उनके बारे में तुरंत संबंधित एजेंसीज को बताती हैं। जितने इसके लिए कानून बनाने हैं वेस्ट मैनेजमेंट के, डस्ट मिटिगेशन के, ये सारे के सारे हमने 2016 के अंदर बनाए। और इसी तरह से ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान होता है कि जैसे जैसे जो वायु का जो लेवल, मतलब जो पॉल्यूशन का जो उसमें लेवल होता है उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें करनी है वो तुरंत ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। ये सारा का सारा जो है बहुत सारे इतने सारे काम किए हैं और जो कुछ हमने किया है इसके कारण एनवायरनमेंट और भी बहुत सारे सोलर अलायंस और बहुत सारी चीज़ें जो PM ने किए हैं। इस साल का एनवायरनमेंट का हाईएस्ट अवार्ड यूनाइटेड नेशंस का वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसलिए मिला क्योंकि हमने पर्यावरण के लिए काम किया। सूरी सोसाइटी को इन्वॉल्व करने के लिए ग्रीन गुड डीड्स का मूवमेंट शुरू किया है। 700 ऐसे अच्छे काम जो पर्यावरण हितैषी हैं और सारे देश को हम उसके अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस इन्वॉल्व हो गया है, उसके अंदर ब्रिक्स इन्वॉल्व हो गया है और क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो हमने पॉलिसीज़ बना के लागू किए हैं। आपको जानकर खुशी होगी यहाँ जो लोग बैठे हैं मेरी कंस्टिट्यूंसी के, कि दुनिया के 100 महत्वपूर्ण लोग जिन्होंने क्लाइमेट चेंज के लिए, क्लाइमेट पॉलिसी के लिए पिछले साल में बेस्ट काम किया, उन 100 लोगों की लिस्ट के अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम पहुंच चुका है। इसलिए दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए, एनवायरनमेंट के लिए हमें क्या करना, सबसे ज़्यादा पारदर्शी एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट का क्लियरेंस मैकेनिज्म, ये वही डिपार्टमेंट है जिसका नाम एक मंत्री के नाम से, टैक्स के नाम से जाना जाता था। और आज ये डिपार्टमेंट में जो काम 600 दिन में क्लियरेंस होता था वो 100 दिन के अंदर होता है। वर्ल्ड का सबसे सोफिस्टिकेटेड परिवेश नाम का सॉफ्टवेयर हमने एनवायरनमेंट के अंदर बनाया है। और इस सब के कारण मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एनवायरनमेंट के अंदर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, अर्थ साइंस के बारे में अभी आपसे सिर्फ बताना चाहता हूँ, परसों ही यूनाइटेड नेशंस ने और न्यूयॉर्क टाइम्स ने तारीफ की भारत की। मेरे डिपार्टमेंट ने जो आपने देखा कि बहुत बड़ा साइक्लोन आया, जिसकी 4 दिन पहले जो है जो वार्निंग जो है पूरी की पूरी दे दी थी, जिसके कारण लाखों लोगों को इवैक्यूएट किया जा सका, बचाया जा सका। तो यूनाइटेड नेशंस ने कहा केवल भारत ही इतनी जो है प्रभावशाली ढंग से ये काम कर सकता है। तो ये सारा कुछ के लिए हमको ना तो दिल्ली की सरकार के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ना हमें किसी और की। हम सिर्फ कर्म में विश्वास करते हैं और कर्म के कारण ही मुझे आज तक अपने राजनीतिक जीवन में 4 इंटरनेशनल अवार्ड मिले और दर्जनों नेशनल अवार्ड्स मिले। मनोरंजन जी पे एक बहुत छोटा सा सवाल पूछिए। ये इस गांव की नारी मोर्चा की प्रधान है, आपका नाम क्या है? कमलेश गुप्ता। कमलेश गुप्ता जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सर, आप जीतने के बाद मेरे गांव में आओगे? सिंदौरा कला में जीतने के बाद आप जब भी बुलाओगे आपके ऊपर है। मैं तो अपना आऊंगा जब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम के बारे में बताया जाएगा। देखो, अगर आप मुझे बुलाओगे, एक बार बुलाओगे तो एक बार, 100 बार बुलाओगे 100 बार, इतना मैं वादा करता हूँ। सर, एक मिनट, आप बिगड़ बुलाए नहीं नहीं बगैर बुलाए आऊँगा। अगर मुझे यहाँ की कोई प्रॉब्लम पता लगेगी जिसका मुझको अध्ययन करना हो, अब मैं मान लो गांव में आऊँ और आपने मुझे बुलाया ना हो, मैं किसके घर जाके चाय पीऊँगा ये बताओ। सर, मेरे घर पे आकर चाय पीना सबसे पहले। ठीक है, मैं आपके घर सबसे पहले जब इस गांव में आऊँगा तो ये मनोज यहीं रहते हैं ना, आप मनोज की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले आपके घर पे चाय पीऊँगा, चाय के साथ एक गरम समोसा भी खाऊँगा। थैंक यू सर। सर, एक चांदनी चौक लोकसभा जो है वो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूंसी है
डॉक्टर हर्षवर्धन जी सौभाग्य से हमारे सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। आने वाले 5 वर्षों में आपका क्या एजेंडा रहेगा? कहीं ना कहीं चांदनी चौक को एक बार फिर नंबर 1 पहुंचाने के लिए आपके क्या प्रयास है? देखिए, एजेंडा तो मैंने बताया ना कि 5 साल में जो काम किए हैं, अभी जैसे कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको कंप्लीट कराना है। पार्किंग से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, और हम अपने लोगों के साथ और ब्रेनस्टॉर्मिंग्स करेंगे, नई नई प्रॉब्लम्स को खोजने की कोशिश करेंगे। और मैं इस ट्विटर चौपाल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ लोगों से कि ये इलेक्शन वगैरह हो जाएगा, इलेक्शन का रिजल्ट आता रहेगा, आपके पास जो भी समस्याएं बाकी हों, हम तो सिर्फ लोगों से एक ही डिमांड करते हैं कि हमें भैया कागज़ पे लिख के दे दो ताकि हम उस पर काम शुरू कर दें। मैं आपको इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जो विषय मेरे संज्ञान में मेरी 25 साल की पब्लिक लाइफ में लाया गया है, हो सकता है कि 100% विषयों के समाधान ना हुए हों, लेकिन हम ये जरूर गारंटी से कह सकते हैं कि 100% विषयों पर हमने 100% ईमानदारी से प्रयास किया है और वो हम आगे भी करते रहेंगे। आपको अपने चांदनी चौक क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए जो जो सुझाव देने हैं, वो जैसे आपने पिछले 5 साल में भी दिए हैं, आगे भी देते रहिए, यही मेरी आपसे अपील है। और अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ कि 2019 का चुनाव ये खाली नरेंद्र मोदी या डॉक्टर हर्षवर्धन की जीत से जुड़ा हुआ चुनाव नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की जीत 2019 में ये भारत की जीत होगी। इसलिए आप सब लोग परसों यानी 12 तारीख को अपने पूरे परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मोहल्ले वालों के साथ, गांव वालों के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ मिलकर सुबह 7 बजे ही जाकर अपना वोट डालिए, वापस आकर जलपान करिए और फिर दिन भर कार सेवा करिए। कार सेवा मतलब दूसरे लोगों को प्रेरित करके वोट डालने के लिए भेजिए। ये कार सेवा आने वाले भविष्य में नए भारत को बनाने में, न्यू इंडिया के डेवलपमेंट में और बाद में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु भारत बनाने में बहुत उपयोगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।